हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ में, जहां हमारे पास न्यूज़ है लेंसकार्ट को लेकर, न्यूज़ है स्विगी को लेकर, बायोकॉन को लेकर, भारत की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इन सब कंपनी से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ हैं। और इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ का एनालिसिस शुरू करें, देखिए यहाँ पर न्यूज़ पढ़ी नहीं जाती जैसे कि बाकी चैनलों पर होता है। यहाँ पर हर न्यूज़ का एनालिसिस किया जाता है, जिसे आज आप देखेंगे भी सही। फिलहाल हमारा एक और चैनल भी है जहां पर मैं हर मंथ के अंदर एक स्टॉक बताता हूं और साथ में आईपीओस का भी एनालिसिस करता हूं। उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, तो आप में से जिन जिन ने अभी तक वो चैनल लाइक नहीं किया, प्लीज़ उस चैनल को लाइक कर लीजिएगा। इससे पहले कि मैं न्यूज़ शुरू करूं, एक और शिकायत आप लोगों से, आप लोग वीडियो देखते तो हैं मगर एक अंगूठा लगाने में इतनी कंजूसी। अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, एक अंगूठा तो यहाँ पे देते जाओ कम से कम। तो प्लीज आज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम 1000 अंगूठे का टारगेट रखते हैं कि देखते हैं 1000 थम्स अप आते हैं कि नहीं। देखो इससे होता क्या है, यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाता है तो फिर हमारी मेहनत का भी कुछ परिणाम निकल आता है ना, उससे खुशी होती है। चलिए देखते हैं आप लोग कितनी फरियाद सुनते हो आज की, तो देखते हैं। और हमारे पास आज जो न्यूज़ है, सबसे पहले हम लेंसकार्ट की न्यूज़ को कवर करते हैं। लेंसकार्ट को देखा जाए तो फ्राइडे को इसने 10% का जंप दे दिया था। अब रीजन क्या रहा भाई पता नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो अल्टीमेटली निकल के आया कि मैक्वारेज, जो कि एक फंड्स हैं और वेंचर कैपिटल फंड्स हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो टारगेट्स भी देते हैं, इन्होंने इस कंपनी इस शेयर का टारगेट जो है वो 500 रुपए, इनफैक्ट 530 रुपए का टारगेट रखा था। तो जिसके कारण पब्लिक ने हैवी बाइंग की। अब पब्लिक ने की, पब्लिक में कौन कौन इन्वॉल्व था इसका डेटा तो एग्जैक्टली नहीं निकलेगा। ऑब्वियसली इस तरीके की बाइंग में क्या होता है, कभी भी जब भी कोई इस तरीके का, चाहे जेफरीज हो चाहे मैक्यूरीज हो, ये लोग ऐसे टारगेट्स कंपनी के शेयर के देते रहते हैं। बट बेस्ड ऑन दीज केवल टारगेट्स या एस्टिमेट्स आप कभी भी बाइंग मत करना जब तक आपके पास पीछे सॉलिड रीजन ना हो, फंडामेंटल ना हो, टेक्निकल चार्ट ऐसे ना बोल रहा हो। तब तक प्लीज इनकी केवल रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पर कभी इन्वेस्टमेंट मत करना, अपनी खुद की रिसर्च प्रॉपरली करना। क्यों, रीजन क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने ऐसा किया, बट मैं कह रहा हूं नॉर्मली क्या होता है कि कई फंड्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करा रखा होता है। तो फिर ये लोग रिकमेंड करते हैं कि ये शेयर का टारगेट इतना है ताकि पब्लिक बाय करे। जैसे ही पब्लिक बाय करती है तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को एग्जिट करवा देते हैं। तो ये रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की एक ट्रिक भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने ऐसा किया, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लीज कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बहुत समझ के करना। क्यों? क्योंकि आपका बहुत हार्ड अर्न मनी आपने लगाया हुआ है, आपने इन्वेस्ट करना है। चलिए जी, तो फिलहाल इसका रीजन ये रहा कि लेंसकार्ट का बढ़ने का, क्योंकि मैक्योरीज की एक बाय आई थी, बाय कॉल आई थी, जिसके बाद पब्लिक ने धूम मचा दी। अब पब्लिक में किसने धूम मचाई ये खैर डेटा बाद में निकल पे आएगा, बट मुझे लगता है कहीं छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ने हाई लेवल पे बाय कर लिया होगा और अब वो फंसने वाले हैं। चलो खैर क्या कह सकते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास बायोकॉन को लेकर। बायोकॉन जो कि भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की। अब यहां पर ना एक यूएसपीडीए का एक इंस्पेक्शन हुआ। अब ये यूएसएफडीए क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड एक संस्था है जो कि जितनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ना, उन सबका एक ऑडिट करती है। अब जब उनका ऑडिट करता है तो ऑडिट करने के बाद वो उस पर रिपोर्ट देते हैं और इस रिपोर्ट का स्टेटस आया है VAI। VAI का मतलब है वॉलेंटरी एक्शन नीडेड या वॉलेंटरी एक्शन इंडीड। मतलब कि देखो छोटे छोटे लैप्सेस हमें आपकी फैसिलिटी में मिले हैं, मतलब बायोकॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में छोटे छोटे लैप्सेस मिले हैं, बट उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की आपको जरूरत, हम मतलब हमें आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, मतलब वॉलेंटरी है कि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम आप पे एक्शन नहीं ले रहे, हम आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रहे। आप अपने आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको करने हैं। अब VAI एक तरीके का पॉजिटिव स्टेटस ही माना जाता है, तो मैं कह सकता हूं बायोकॉन को एक पॉजिटिव स्टेटस ही मिला है। थोड़े बहुत उन्हें एक्शन करने को कहा गया है, यूएसएफडीए कुछ उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। ये सबसे बड़ी संस्था है यूएसएफडीए, ध्यान रखना अगर इसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर्स में तबाही मच सकती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था वोकहार्ड फार्मा।
जो एक समय में 2000 में हुआ करता था और कहाँ पे आके टिका था 500-600 रुपए में। क्यों? क्योंकि यूएस एफडीए की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी उसके बारे में। चलिए फिलहाल बायोकॉन के लिए अच्छी न्यूज़ है और शेयर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं आया, वहीं के वहीं था शेयर प्राइस, बट अच्छी न्यूज़ कही जाएगी, बुरी न्यूज़ नहीं है। चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ है बजाज होल्डिंग हो या स्विगी हो, ऐसे ही 4-5 शेयर अब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम एनर्जी, स्विगी, वारी एनर्जीज, ये सब भी। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है फ्यूचर एंड सेगमेंट का? देखो, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े एचएनआईज वो डील करते हैं डेरिवेटिव्स में, जहां पर वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर बाई करते हैं, तो वो ऐसे शेयर्स ही देखना चाहते हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल हो। इनकी सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी रहती है कवर्ड कॉल। मैं खैर अपने कई बार मैंने मेंबर्स वगैरह को सिखाया है ये चीज़ें, और मैं आपको भी थोड़ा सा कवर्ड कॉल के बारे में बताता हूँ। कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जहां पर ना आपके पास शेयर्स की डिलीवरी होती है और डिलीवरी के अगेंस्ट आप हायर लेवल पे कॉल बेच देते हैं। अब चाहे जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, इसमें लॉस होने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। पर ध्यान रखना, जब तक आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपका पूरा होल्ड ना हो जाए, जब तक आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरा ज्ञान प्राप्त ना कर लें, तब तक पंगे मत लेना अपनी जिंदगी में। फिलहाल मैं एक टेक्निकल प्लस फंडामेंटल का कोर्स शुरू करने जा रहा हूं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से, जो मात्र 1500 रुपए में होने वाला है। उसकी मैं अनाउंसमेंट जारी कर दूंगा। लगभग उसमें 25 से 30 क्लासेस होंगी, सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके डिफरेंट चार्ट्स को पढ़ना सिखाऊंगा, फंडामेंटल में क्या क्या देखा जाता है ये भी सिखाऊंगा। सब कुछ इस नए कोर्स के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए केवल कोर्स की अनाउंसमेंट है और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मैं उसे लॉन्च करने वाला हूं। चलिए फिलहाल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आने के कारण अब कवर्ड कॉल वाले लोग ना इसके अंदर आ जाते हैं और वो बड़े बड़े एचएनआईज होते हैं। असली में पैसा वही इन्हीं से ही कमाते हैं, कवर्ड कॉल से। तो अब ये मत करना कि कल सुबह से मैं भी कवर्ड कॉल करता हूं। जब तक आपको ज्ञान ना हो जाए, जब तक किसी चीज की नॉलेज ना हो जाए शेयर मार्केट में, अपने आप से इस तरीके के पंगे नहीं लेने चाहिए। अगेन, बहुत ही हार्ड अर्न्ड मनी है आपका, प्लीज उसे संभाल के रखिए और ढंग की जगह पे लगाइएगा अगर शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं। सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क है, बट फिर भी बड़ा सोच समझ के अच्छी जगह पे लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इन्फोसिस को लेकर न्यूज। हे भगवान, इन्फोसिस, अब ये भी नहीं जानते होंगे क्या हो गया। देखो, हमारी भारत में तो हम शेयर मार्केट को कई बार कहते हैं कि यार यहाँ तो पता ही नहीं लगता, पंटर मार्केट चला रहे हैं। तो अमेरिका की कौन सी हालात हमसे ज्यादा अलग हैं। 40% इन्फोसिस का एडीआर वहां पे बढ़ गया। अब एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो, जब भारत की कोई कंपनी विदेशों में जब शेयर्स इशू करना चाहती है ना, तो उन शेयर्स को उस देश के कानून के मुताबिक इशू करना पड़ता है। अगर वो शेयर्स अमेरिका में इशू हो रहे हैं तो उसे एडीआर कहा जाता है, और अगर अमेरिका के अलावा कहीं भी इशू हो रहे हैं तो उसे जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। अब भारत में जैसे दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएससी और एक है एनएससी, मगर अमेरिका के अंदर भी ऐसे ही दो स्टॉक एक्सचेंज है, मगर उन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे एक है नेस्डेक और दूसरा है डाउ जोन्स। नेस्डेक पे जितनी भी कंपनियां लिस्ट होती हैं वो केवल वही होती हैं जो आईटी सेक्टर की हो, चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। इसके अलावा बाकी अगर मैं आईटी सेक्टर की कंपनियों को छोड़ दूं तो बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो सब की सब डाउ जोन्स पे लिस्ट होती है। जैसे हमारे देश की रिलायंस ने यूएस से पैसा रेज किया हुआ है, बट वो डाउ जोन्स पे लिस्ट है। परंतु हमारे देश की इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, ये सब कहां लिस्ट है? नेस्डेक के ऊपर, ठीक है। तो अब नेस्डेक के ऊपर क्या हुआ? अचानक से 40% इन्फोसिस का एडीआर बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा? कंपनी को निकल के बाहर आना पड़ा। जैसे यहां भारत में भी अगर अचानक से इतना कोई मूवमेंट आता है तो कंपनी को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। फिलहाल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने बैन लगा दिया शेयर के ट्रेडिंग में थोड़ी देर के लिए, और इन्फोसिस ने क्लैरिफिकेशन दी कि भैया हमें भी नहीं पता कि ये क्यों बढ़ रहा है। बट फिलहाल हुआ क्या, लगता है कि वहां स्टॉक एक्सचेंज के एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें क्या हुआ, उस एल्गोरिथम में गड़बड़ होने के कारण कुछ बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज को लोगों ने समझ लिया कि इन्फोसिस है, और जो भी एल्गोरिथम कमांड दे रहे थे वो सब कुछ इन्फोसिस को ही बाय करवाई जा रहे थे। ये एल्गोरिथम की प्रॉब्लम के कारण आया, और एक र्यूमर बेस्ड इन्वेस्टमेंट के कारण इन्फी में इतना ज्यादा जंप आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी थी अमेरिकन नोबल गैस आईएनसी, इसको एल्गोरिथम ने कंफ्यूज कर दिया इन्फी के साथ। अब पता नहीं कैसे एल्गोरिथम ने क्या उठा लिया, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल बाइंग आ गई और इन्फोसिस कहां से कहां पहुंच गया। बट फिलहाल ये नीचे अपने लेवल पे आया थोड़ी देर बाद सस्पेंड होने के बाद, और अल्टीमेटली इसने ऊपर क्लोज किया था 5%। फिलहाल आज इसका इंपैक्ट यहां पर भी नजर आया इंडिया में, और इसने 3% ऊपर का शो किया है।
बट फिलहाल कंपनी अगेन कह रही है कि भैया ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ हमारे में, हम नॉर्मल ही हैं और जो भी हो रहा है ये अपने आप ही हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं इस न्यूज में कि भैया इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी ऐसी कलाकारियां चलती रहती हैं। एल्गोरिथम वहां पे भी खेल करती है, हमारे के यहाँ भी खेलती है, और क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम ही है, शेयर मार्केट सब सेम ही है। चलिए अगली न्यूज आती है नेक्ड शॉर्ट सेलिंग को लेकर। अब आप में से कई लोग तो ये नहीं जानते होंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपके पास शेयर्स नहीं हैं और फिर भी आपने बेच दिए। अब ये कैसे पॉसिबल है सर? इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है कि आपके पास जब शेयर नहीं है तो आप बेच कैसे सकते हो? आप शेयर्स उधार लेते हो। किससे उधार लेते हो? अपने ब्रोकर से। जैसे आपका अकाउंट है एंजल, तो शेयर्स आपको उधार देता है एंजल। वो कहता है ये शेयर मुझसे उधार ले, तू इसे बेच दे, फिर नीचे अगर तेरे को एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस नीचे जाएगा तो अभी बेच दे और नीचे से खरीद लियो। तो इसमें आप अपोजिट चलते हो। नॉर्मली पहले आप शेयर खरीदते हो फिर बेचते हो, बट यहां पे पहले बेचते हो बाद में नीचे दाम पे खरीदते हो। ये स्ट्रेटेजी तब अपनाई जाती है जब आपको एक्सपेक्टेशन हो कि शेयर प्राइस नीचे जाना है, तब ये अपनाई जाती है, जिसमें आप ब्रोकर से शेयर गिरवी लेकर या उधार लेकर इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाते थे। ठीक है जी। अब जब तक तो शॉर्ट सेलिंग है तब तक तो ठीक है, बट कई बार ब्रोकर इस तरीके का कॉन्सेप्ट कर रहे थे कि उनके पास भी शेयर नहीं थे, बट फिर भी जिनके पास वो जो इनके मेंबर थे उनको शॉर्ट सेलिंग अलाउ कर रहे थे। जब वो आपके पास शेयर्स नहीं है, इंट्राडे में आप सेलिंग अलाउ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप होता क्या था कि आपके पास शेयर नहीं है, आपके ब्रोकर के पास भी नहीं है, आपने शेयर बेच दिए। अब शेयर बेच दिए, फिर आपको इंट्राडे के अंदर जो भी प्राइस होता था उस पर खरीदना पड़ता था। इसे कहते थे नेक्ड शॉर्ट सेलिंग। अब इससे होता क्या था, जब शेयर नहीं है तो बेच क्यों रहे हो? सेबी को इस चीज से दिक्कत थी और सेबी ने अल्टीमेटली इसको 22 दिसंबर से अब बंद कर दिया कि आज के बाद ये नहीं होगा। शॉर्ट सेलिंग होगी, यानी कि अगर ब्रोकर के पास शेयर है, वो आपको देने को तैयार है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर नेक्ड शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी, यानी कि बिना शेयर्स के हम सेल नहीं करने देंगे। अब इसका इंपैक्ट समझिए क्या होगा। इसका इंपैक्ट हुआ, ऑलरेडी हो चुका है। किसके ऊपर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सीडीएसएल जैसे शेयरों पे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते इनमें लगातार गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2900 से कहां गिर गिर के 2600 आ गया। क्यों? क्योंकि जब नेक्ड शॉर्ट सेलिंग रुकेगी तो अल्टीमेटली मार्केट में ट्रांजैक्शन रुकेंगी। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है उन्हीं से तो पैसा बनता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर सीडीएसएल या एनएसडीएल हो, यही ऐसे ही तो पैसा कमाते हैं। बट क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी तो इसके कारण से इनके अंदर प्रभाव आया, इनके शेयर्स नीचे गिरना शुरू हो गए। ये और बात है कि अब क्योंकि इसका प्राइस का इफेक्ट हो चुका था, तो आज के पॉजिटिव मूवमेंट में एनएससी के बढ़ने के बाद आपने देखा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सीडीएसएल ने भी बढ़त शो की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, आपका ज्ञान भी बड़ा होगा इस एनालिसिस से। अगेन हमारे इस चैनल पे 3 तरीके की मेंबरशिप चल रही हैं। पहली 2 मेंबरशिप जो हैं वो मात्र 23 रुपए या 70 या 80 रुपए की है शायद, जहां पर है कि इस चैनल को आपको पसंद आ रहा है, आप इस चैनल के लॉयल मेंबर हैं, केवल वो दिखाने के लिए, तो आप लॉयल मेंबर हैं तो दिखा सकते हैं। और दूसरा है, अगर आप 1:1 कोई अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप एक मेंबरशिप बाय कर सकते हैं जो कि 1999 की है, और जहां पर मंथ में एक बार आपको मौका मिलेगा मुझसे बात करने का, और हम लोग जूम सेशन पे बात कर सकते हैं और आपकी जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कॉर्पोरेट न्यूज। मिलते हैं अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।